दिस इज फैसिलिटेशन सपोर्टिंग द डेवलपमेंटल प्रोसेस। अभी आप मुझे ये बताएंगे आगे बढ़ने से पहले कि आपकी क्लास में कैसे बच्चे हैं अभी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे प्राइमरी के टीचर्स है, सेकेंडरी के टीचर्स है, कॉमन आपको क्या कैरेक्टरिस्टिक्स लगते हैं अपने स्टूडेंट्स के? आप 1 to 8 में पढ़ाते हैं या 9th या 10th स्टैंडर्ड में पढ़ाते हैं, तो आपको क्या लगता है आजकल के बच्चे कैसे हैं, उनमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? या हम जब पढ़ाई करते थे उस टाइम पे हम जैसे थे, क्या आज के बच्चे भी वैसे ही है? ओके, कोई आंसर करेगा प्लीज अनम्यूट करके। नॉटी है, ओके। धर्मिष्ठा मैम बोल रहे हैं नॉटी है। आज के चिल्ड्रंस बहुत ही स्मार्ट हैं। बहुत ही स्मार्ट है, ओके, नहीं वेरी मैम, गुड। कुछ बच्चे अच्छे हैं मैम, कुछ बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, बट कुछ बच्चे ऐसे हैं कि बहुत मस्ती, बहुत ज्यादा शरारत। उन्हें आप अच्छी बातें सिखाओगे तो उन्हें समझ में नहीं आएगा, वो बोलेंगे पका रही है, क्या कर रही है, ऐसा बात करते हैं। यस यस, उनको ऐसा लगेगा कि ये मैम तो मुझे लेक्चर दे रही है ना। हाँ, पका रही है मुझे एकदम। हाँ, मेरी बात समझ नहीं रहे और खुद बस बोले जा रहे हैं। हाँ, ओके, उनके लैंग्वेज में बात करो तो उन्हें अच्छा लगेगा, नहीं बोलते पकाऊ मैम इधर है, आओ खाली ना। पकाती रहती है। ओके, हेलो मैम। ओके, यस हेलो, यस मैम, मुझे कुछ यस बोलना है यस यस, बोलिए उनको मैम। अगर हम जैसे खेलते खेलते पढ़ाते हैं, भले हम लोग ऑनलाइन है, लेकिन जैसे घर पे अपने बच्चों को कैसे खेलते खेलते पढ़ाते हैं तो धर्मिष्ठा मैम आपका माइक अनम्यूट हो गया है, म्यूट हो गया है, सॉरी, अनम्यूट करें। गुड आफ्टरनून वो मैम। खिलाते हैं, जैसे हम अपने बच्चों को कैसे खेलते खेलते पढ़ाते हैं, तो ऑनलाइन भी हम उसके गेम के थ्रू पढ़ाते हैं, तो वो लोग इजी वे में समझ जाते हैं कि हमें टीचर क्या कहना चाहते हैं, और हमें रिप्लाई भी अच्छा मिलता है। ओके ओके, हाँ, तो मतलब आप उनको खेलते खेलते पढ़ाएंगे तो उनको मजा आएगा। अदरवाइज अगर आप सिर्फ बोल रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं, तो उनको ऐसा लगेगा कि लगता मैं, है बोरिंग फील होता है और वो लोग ध्यान नहीं देते उतना। यस यस, और भी कोई बट आई मैम, थिंक। मैम एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि अगर आप उन्हें खेलते खेलते पढ़ा रहे हो तो कुछ बच्चे जो बहुत होशियार है ना, वो घर हाँ, पे जाके पेरेंट्स से कंप्लेन करते हैं, वो टीचर तो खाली खिलाती ही रहती है, आती है मस्ती करती रहती है, वो क्या पढ़ाती है। वो ऐसे टाइप के वर्ड यूज करते हैं, मतलब दोनों साइड में हम लोग जाते हैं। अच्छे से पढ़ाओ तो भी, मस्ती करो तो भी। ऐसा होता है। ओके ओके, हाँ, हाँ, मतलब आप प्ले करवाती तो घर पे जाके पेरेंट्स को ऐसा लगेगा कि ये मैम तो कुछ पढ़ाती नहीं है, बस पूरे दिन हाँ, बच्चों को हाँ, मजा कराते हैं। मजा अगर आती वो तो आती है। हाँ, ऐसे बच्चे बात करते हैं, ऐसा ओके है। ओके, प्रदन्या मैम, आई थिंक आप हाँ, कुछ, हाँ, यस। यस बोलिए। हाँ मैम। मैम एक्चुअली मैं हायर सेकेंडरी में पढ़ाती हूँ, तो बहुत सारे बच्चे इतने कॉम्पिटिटिव है कि वो डायरेक्ट कंपेयर करते हैं, टीचर ये आपकी ये मिस्टेक हो गई है, ये की है। एक्चुअली मैं भी ऑफलाइन जैसे पहले वो सर मैम ने बताया, मीना मैम ने, उसी तरह से हम लोग वीडियोस अपलोड करके सिखाते हैं। हाँ, देन दे पॉज द वीडियो एंड करेक्ट द आइटम्स, कि यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, तो वो यूट्यूब से कंपेयर करते हैं अपने टीचर्स को। कुछ इतने एडवांस्ड है और कुछ ऐसे है कि वीडियोस डाउनलोड ही नहीं करते, तो वो इस भरोसे में बैठे हैं कि स्कूल चालू होगा उसके बाद देखेंगे। सो ऐसे एक एक है, तो जो है वो खतरनाक क्वेश्चंस निकालेंगे, और जो है वो हम ही को कंपेयर करते हैं। सो तब थोड़ी जमलिंग होती है। ओके, मतलब आपको करेक्ट करने की ट्राई करते हैं कि आप यहाँ पे रॉन्ग है, आपने ये गलत बोला है हाँ ना, हाँ। तो करेक्शन करते ऐसे, हैं। हाँ हाँ, तो ओके ऐसे लोगों के लिए खुद यूट्यूब और से जाके खूब, मतलब प्रैक्टिस बहुत रखनी पड़ती है कि हमारा कुछ भी कहीं से निकले नहीं ऐसे। तो ओके, इस तरह से ये भी है कुछ। Hello, ma'am. In और overall, कुछ we है can say that the nowadays children are like very hyperactive. यस यस, ओके That is there. यस यस, दे आर टू Very मच टू मच हाइपर एक्टिव। ओके ओके। अभी चैट में भी आई थिंक डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारे मुझे आंसर मिले हैं कि बहुत ही स्मार्ट है, ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि कभी कभी कि टीचर्स से भी ज्यादा हमें पता है, देन स्मार्ट है, ऐसे बहुत सारे आंसर आए हैं। एंड स्टूडेंट्स नीड अट्रैक्टिव पैटर्न ऑफ स्टडी, है ना। शिल्पा मैम ने ऐसा आंसर दिया है कि स्टूडेंट नीड्स अट्रैक्टिव पैटर्न ऑफ स्टडी, मतलब उनको आप सिर्फ चॉक एंड टॉक या फिर ओनली बुक से पढ़ाओगे तो वो थोड़ा बोर हो जाएंगे, और हमको ऐसा लगता है हाइपर एक्टिव है
पर आज की जो जनरेशन है, आपने सबने जैसे बोला, दे आर मोर टेक्नोलॉजी फ्रेंडली, उनको यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, सब पता होता है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि एज अ टीचर हमको सब कुछ पता हो। हमारी एक टीचर्स ट्रेनिंग हुई थी, जस्ट उसका थोड़ा एग्जांपल दे देती हूँ। तो उसमें एक बच्चे ने उनके मैम से, वो तो प्री स्कूल ट्रेनिंग थी, मतलब छोटे बच्चों की ट्रेनिंग, उसमें भी एक बच्चे ने उनके मैम से ऐसा पूछा था कि मैम फिश है वो रात को सो जाती है या जागती है, और अगर सो जाती है तो उसकी आंखें बंद होती है या खुली होती है ना। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस, बच्चे क्योंकि बहुत ज्यादा क्यूरियस होते हैं तो वो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं। मे बी उसका आंसर उसमें हमने बोला कि मुझे नहीं मालूम था, उन्होंने बहुत ही ऑनेस्टी से ये एक्सेप्ट किया कि उनको ये नहीं पता था तब, और बाद में उन्होंने सर्च किया और उस बच्चे को रिप्लाई किया। तो कभी कभी ऐसा भी होगा कि हमको कुछ नहीं मालूम है, तो तब ये बेटर होगा कि हम ये बोल दें कि ये मुझे नहीं मालूम है, पर मैं आपको ढूंढ के डेफिनेटली फिर से इन्फॉर्म करूंगी। और जैसे कि मैंने जो लास्ट आपका चैट है जिसमें आंसर मुझे मिला कि स्टूडेंट नीड्स अट्रैक्टिव पैटर्न ऑफ स्टडी, या फिर हम बोल सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ टीचिंग मेथड्स और स्ट्रेटेजीज। तो यही हम आज बात करने वाले हैं इस टॉपिक में कि टीचिंग क्या है और फैसिलिटेशन क्या है। तो आज की जो जनरेशन है उनको हम सिर्फ अगर चॉक एंड टॉक या फिर बुक खोली और पढ़ाया और समझाया ऐसा करने जाएंगे तो जो हमें प्रॉब्लम्स आ रही है अभी वही होगा कि बच्चे बहुत ही हाइपर एक्टिव है, कुछ है, बहुत शरारत करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, बोर हो जाते हैं और कंप्लेन करते हैं, या फिर कहीं ना कहीं हमको करेक्ट करते हैं। ठीक है, तो उस पर बात करने वाले हैं हम। आगे की सारे बहुत सारी चीजें जो आपको यूजफुल होगी आगे हम देखते हैं। पहले तो ये जानना जरूरी है हमारे लिए कि टीचिंग क्या है। तो यहाँ पे ऑलरेडी डेफिनेशन दिया हुआ है, पर मैं जस्ट सिंपल वे में बताना चाहती हूँ कि टीचिंग यानी कि आपका जो भी नॉलेज है उसको आप दूसरे को पास ऑन करें, है ना। इंस्ट्रक्शन है आपके जो भी, वो आप बच्चों को पास ऑन करें। तो पहले के टाइम में भी ये चलता था, पर आज के बच्चे जो आपने बताया टेक्नोलॉजी फ्रेंडली है, स्मार्ट है, उनको नया नया कुछ चाहिए है, बहुत ही क्यूरियस है, बहुत सारे सवाल करते हैं, हमको कहीं पे करेक्ट भी करते हैं। तो उनके हिसाब से हमें चेंज होना पड़ेगा। तो जो सारी प्रॉब्लम्स आप सबको आ रही है अभी, वो थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे कम हो जाएगा। तो टीचिंग सिंपल है। टीचिंग का और कोई कंसेप्ट आप बताना चाहेंगे? टीचिंग मतलब आपके हिसाब से क्या है? एज अ टीचर आपको क्या लगता है टीचिंग क्या है? यहाँ पे डेफिनेशन सब भूल जाइए, आपको क्या लगता है टीचिंग क्या है? टू टीच मतलब क्या? पढ़ाना। हमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं करनी है। रियलिस्टिकली आपको आप में से बहुत सारे टीचर्स ऐसे होंगे जो 5 to 10 years ऑफ एक्सपीरियंस या कुछ न्यू फ्रेशर्स टीचर्स होंगे, बहुत सारे मिक्स हमारा ग्रुप है। तो कोई मुझे बताएगा आपके हिसाब से टीचिंग क्या है? कुछ भी आपको जो ठीक लगता है। मैम। यस यस मैम। हाँ, बच्चों को हम जो भी हम बच्चों को बता रहे हैं उनको समझ में आना चाहिए, जिस तरह से बता रहे हैं। ओके, जो हम अगर उनको अपना समझ में नहीं आएगा तो कोई मतलब नहीं है पढ़ाने का। वेरी ट्रू मैम, है ना। तो क्या होगा, उनको अगर समझ में ही नहीं आएगा तो फिर वो रोटे लर्निंग करेंगे, जो हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है। हाँ। और एग्जाम में बस लिख के आएंगे या फिर भूल जाएंगे, वो भी याद रखना डिफिकल्ट हो जाएगा। ओके, बहुत सारे टीचर्स ने मुझे चैट में भी आंसर दिया है, टू गिव नॉलेज, शेयरिंग नॉलेज, टू इंटरेक्ट विद चिल्ड्रन एंड टू मेक देम इंडिपेंडेंट। ओके, तो अभी मैं ये याद रखूंगी कि आप सबने क्या आंसर दिए हैं, है ना। मेक देम इंडिपेंडेंट एंड इंटरेक्ट विद चिल्ड्रन एंड शेयरिंग नॉलेज। ओके, वेरी गुड। तो आपके टीचर का डेफिनेशन टीचिंग का हमने देखा। अभी हम देखते हैं फैसिलिटेशन क्या है। तो फैसिलिटेशन क्या है? टू असिस्ट अ पर्सन, टू enable or allow a person to do something, achieve a particular result, etc. more easily। मतलब असिस्ट करना या फिर गाइड करना किसी भी बच्चे को, ताकि वो जो भी अपना पर्टिकुलर उसका अंडरस्टैंडिंग है वो उसका क्लियर हो और उसको रिजल्ट मिले। ठीक है,
अगर हम सिंपल वे में इसको बोले तो, यानी कि बच्चों को सिर्फ गाइड करना, उनको असिस्ट करना कि आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है, वो इंस्ट्रक्शन देने से बेटर है हम उनको ऐसे वे में अंडरस्टैंड करवाए, ऐसे गाइड करें कि वो खुद से करें, उनको खुद को एक्सपीरियंस हो और फिर वो अपने रियल लाइफ से भी उसको कनेक्ट कर सके। तो टीचिंग और फैसिलिटेशन में डिफरेंस मेनली ये है कि इसमें हमको बच्चों को असिस्ट करना है, गाइड करना है, इंस्ट्रक्ट नहीं करना है सिर्फ, है ना। आज के बच्चों को आप इंस्ट्रक्ट करेंगे, सिर्फ उनको बोलेंगे चलो पेज नंबर, चलो साइंस का लेक्चर है, साइंस की बुक ओपन करो, पेज नंबर 10 पे हम पहुंचे थे, ये टॉपिक है, ये बात है, ये करना है, ऐसा हम करेंगे तो डेफिनेटली जो हमको क्लास में बिहेवियरल जो भी इश्यूज आते हैं बच्चों के, जो हाइपर एक्टिव है या नोटी है जैसे आप बोल रहे हैं, वो इसलिए होता है क्योंकि उनको ये वे बहुत ही बोरिंग लगता है, उनको टीचिंग उनको मे भी समझ में नहीं आ रहा है, या फिर उनको वो लग रहा है कि ये तो जो बुक में लिखा है वही मैम पढ़ रहे हैं या समझा रहे हैं हमको, है ना। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फैसिलिटेशन की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा। तो सिंपल सी चीजें हैं, है ना, बहुत कोई कॉम्प्लिकेटेड बात मैं आपको बताने नहीं वाली हूँ, बहुत ही सिंपल से चीज है जो आप अपने क्लासरूम में कर सकते हैं। मे बी आपके क्लासरूम में मोर देन 50 स्टूडेंट होंगे, 40 स्टूडेंट्स होंगे, सारे क्लासरूम्स में अलग अलग होता है सारे स्कूल के हिसाब से, है ना। तो अभी हम ये बात करने वाले हैं कि ऐसे बच्चों को अगर हमें टीचिंग में से फैसिलिटेशन में ले जाना है तो क्या करना पड़ेगा। तो पहला हमें करना ये पड़ेगा, अगर हम उनको टीचिंग में से फैसिलिटेशन की तरफ फैसिलिटेट करना चाहते हैं तो हमको ये भूल जाना पड़ेगा कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, उसका ये फिक्स्ड ये है, ये हमें पढ़ाना है, ये हमें कंप्लीट करना है। कभी कभी प्रेशर होता है सिलेबस कंप्लीट करने का और उस चीज में हम ये भूल जाते हैं कि हम इस सिलेबस को इनोवेटिव कैसे वे में प्रेजेंट करें। तो कंटेंट हमारा फोकस होता है, सब्जेक्ट, मैं मैथ्स का टीचर हूँ या मैं साइंस का टीचर हूँ, मुझे ये पढ़ाना है, मुझे ये कंप्लीट करना है, ऐसा कभी हमारा अनकॉन्शियसली हो जाता है। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि कोई कॉन्शियसली ऐसा करता है। तो हमारा कंटेंट हमारा सेंटर होता है, पर फैसिलिटेट करना है हमको अगर, तो हमको सेंटर में किसे रखना होगा, बच्चों को रखना होगा, हमारे जो स्टूडेंट्स है उनको रखना होगा कि उनको क्या पसंद है, उनका कितना प्रायर नॉलेज है, वो कितना अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ये हमें ध्यान में रखना होगा। जैसे कि अभी आगे एक मैम ने बोला कि व्हाट्सएप ग्रुप में जाता है वीडियोस और बच्चों को समझ में नहीं आता है, मे भी नहीं आता होगा क्योंकि उनका अंडरस्टैंडिंग थोड़ा स्लो होगा, उनको टाइम लगेगा। बहुत ही डिफरेंट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं हमारे क्लास में, सब एक जैसे नहीं होते, कुछ लोग क्वाइट होते हैं, कुछ लोग नॉटी होते हैं, कुछ स्मार्ट होते हैं, कुछ स्लोली सीखते हैं, मतलब उनको टाइम लगता है। देयर आर डिफरेंट स्टूडेंट्स इन अवर क्लासरूम, तो हमको उनको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर आप में से कितने लोग क्लास में कोई ग्रुप एक्टिविटी कराते हैं, अभी तो मान लो ऑफलाइन क्लासेस આપણે सॉरी आपके ऑनलाइन क्लास, पर अदर देन दैट अगर आप क्लास में होते हैं तो आप में से कोई ग्रुप एक्टिविटीज या फिर ऐसा कुछ करवाते हैं, एनी टीचर? said yes, पूजा दास मैम said yes, ओके, ग्रुप डिस्कशन करवाते हैं, ओके ओके। तो आप जनरली जो पढ़ाते हैं और ग्रुप डिस्कशन करवाते हैं, उसमें से बच्चों को ज्यादा किसमें मजा आता है? यस मैम। मैम ग्रुप डिस्कशन में उन्हें ज्यादा इंटरेस्ट आता है। क्यों इंटरेस्ट आता है, आप मुझे बताएंगे उसका रीजन क्या है? एक्चुअली मैम उन्हें क्या, साथ में वो एक दूसरे से पहले कन्वर्ट करते हैं, अपने आपस में बात करते हैं क्या है कैसे है, देन वो ना ऐसा सोचते हैं कि मेरा सबसे अच्छा हो जाए, मेरा सबसे अच्छा जाए, ग्रुप मेरे ग्रुप का सबसे आगे ग्रोथ हो, ऐसा करके वो बहुत अच्छे से वो चीज कवर करते हैं। यस यस, है ना। तो डिफरेंट उनको मजा इसलिए आता है क्योंकि वो अपने जो लर्निंग प्रोसेस आप कर रहे हैं उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं बच्चे, वो खुद इन्वॉल्व है, यहाँ पे बहुत ज्यादा टू वे इंटरेक्शन हो रहा है। जैसे आप बोल रहे थे ना, आगे किसी ने बोला था कि टीचिंग यानी इंटरेक्शन करना बच्चों के साथ, तो वैसे ही रागिनी मैम उनको ज्यादा इसलिए मजा आता है क्योंकि ये पूरी प्रोसेस में, लर्निंग में वो लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं,
और यहाँ पे क्या होता है, एज अ टीचर सिर्फ हम बोल रहे हैं, हम सिर्फ अपना नॉलेज पास ऑन कर रहे हैं। तो जहाँ हाँ पे मैम। यस यस हाँ मैम, वो लोग वहाँ उस टाइम पे वो लोग अपना अपना सब बताते हैं, मेरा ऐसा है, ये है, वो है, मतलब उन्हें बहुत ज्यादा एंजॉयमेंट लगता है और एकदम अच्छे से वो चीज करते हैं वो। यस, क्योंकि वो खुद इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनको लग रहा है इसमें मैं भी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा हूँ या कर रही हूँ। हाँ यस, हाँ हाँ सो हाँ। उनको इन्वॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो वही फैसिलिटेशन है। हम यहाँ पे डेफिनेशन में नहीं जाते हैं आगे, आपको ये मीनिंग आई थिंक क्लियर हो गया है। तो अभी टीचिंग और फैसिलिटेशन, टीचर और फैसिलिटेटर में क्या हमको डिफरेंस है, थोड़ा है, आपका सबका है, हमको थोड़ा अपना खुद का एनहांस करना है। आप लोग ऑलरेडी एफर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपने कॉन्शियसली ये बताया है कि हमें यहाँ पे इम्प्रूव होने की जरूरत है, या ये हमें सीखना है, ये हमें करना है। तो यू आर ऑलरेडी कॉन्शियस अबाउट योर एफर्ट्स, है ना। तो टीचर सेंटर्ड से हमें क्या करना है, फैसिलिटेटर बनना है तो स्टूडेंट सेंटर होना पड़ेगा। हमारे क्लास में जो भी डिफरेंट डिफरेंट बच्चे हैं, उनको क्या पसंद है, उस हिसाब से हमें थोड़ा थोड़ा नया कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा, है ना। सेकेंड, प्रेजेंट्स इंफॉर्मेशन। टीचर क्या है, इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करते हैं, या फिर हम बोलते हैं चलो नॉलेज हम पास ऑन करते हैं। जबकि फैसिलिटेटर का क्या है, गाइड करना है प्रोसेस में। ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है, आप सिर्फ गाइड कर रहे हो, बाकी बच्चे अपने आप से बात कर रहे हैं, उनके अपने थॉट्स दे रहे हैं, अपना ओपिनियन दे रहे हैं, वो खुद डिस्कस कर रहे हैं और एक फाइनल रिजल्ट पे आते हैं। तो ये आपने गाइड किया प्रोसेस को, आपने उनको बीच में कहीं पे इंटरप्ट नहीं किया है, सिर्फ गाइड किया है। तो यही हमें करना है एज अ टीचर में से, अगर फैसिलिटेटर में हमें शिफ्ट होना है तो। देन थर्ड इज प्रोवाइड राइट आंसर्स। टीचर्स क्या है, राइट आंसर प्रोवाइड करते हैं। चलो किसी बच्चे को डाउट है, अभी हमने उनको राइट आंसर बता दिया, एनीथिंग, आप कोई भी टॉपिक का, मान लो आप साइंस के टीचर हो या मैथ्स के टीचर हो, किसी ने क्वेरी दी तो हमने राइट आंसर उनको बता दिया इजीली। जबकि फैसिलिटेटर क्या करेंगे, या हमें क्या करना चाहिए, प्रोवाइड राइट क्वेश्चंस। हमको उनको ऐसे क्वेश्चंस देने हैं ताकि वो खुद ब्रेनस्टॉर्म करे, अपना खुद का दिमाग उसमें लगाए और उनका खुद आंसर ढूंढे। ये कोई भी क्वेश्चंस हो सकते हैं रिलेटेड टू आपके टॉपिक के रिलेटेड। आप सोचिए जब आप लेसन प्लान बना रहे हैं तब, या फिर आपने जब उसको डिलीवर करना है क्लास में, तो आप क्या इनोवेटिव वे में उनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस होने चाहिए जिसका सिर्फ आंसर यस ना या नो ना हो, है ना। तो ऐसे आंसर हमको देने हैं जिसका आंसर सिर्फ यस ना नो नहीं होगा, पर उसके आगे भी, राइट और रॉन्ग के आगे भी कुछ हो। जनरली हमारा राइट रॉन्ग ज्यादा होता है ना, कि ये आंसर राइट है, ये रॉन्ग है। पर उनको आप ऐसा ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के लिए छोड़ दो, ऐसे क्वेश्चन पूछो कि वो खुद सोचे और खुद अपने आंसर्स ढूंढे। अच्छा मैम, yes, ये इस टॉपिक पे, हाँ मैं भी क्लास में कैसे करती हूँ, बच्चों को ये बोलती हूँ कल हम चैप्टर लर्न करके आएंगे, और देखती हूँ ज्यादा मैं आंसर राइट देती हूँ कि आप लोग देते हो, और बच्चों के अंदर फिर बहुत ज्यादा जोश आता है, और वो फिर अगर मैं तो जानबूझ के से रॉन्ग बोलूंगी तो टीचर आपका ये रॉन्ग गया, ये रॉन्ग गया, ये रॉन्ग गया, हमारा राइट है, हम जीते, ऐसा करके वो लोग स्टार देते हैं। टीचर के नाम पे भी, खुद के भी नाम पे स्टार देंगे, और उन्हें इस चीज में बहुत मजा आती है। बहुत अच्छे से ये चीज वो करते हैं और लर्न करते हैं फिर। यस यस मैम। शिल्पा मैम का ऐसा कहना है कि स्टूडेंट डोंट टेक इनिशिएटिव टू गिव आंसर्स। तो मैं यही बोल रही हूँ मैम आपको कि आपको ऐसे क्वेश्चन पूछने हैं जहाँ पे वो थोड़ा सोचे और उनको मजा आए। ऐसे कोई क्वेश्चंस आप खुद बनाए रिलेटेड टू टॉपिक, आपका जो भी लेसन है उससे रिलेटेड, ताकि वो खुद अपने आप से उस क्वेश्चंस प्रोवाइड, सबसे ज्यादा आंसर देते हैं कि आंसर बताओ, है ना जनरली। पर हम दूसरे बच्चों से भी उसको उस प्रोसेस में उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं, अगर वो इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं तो, है ना। तो वो उनको भी प्रोसेस में हमको एड ऑन करना है, ऐड करना है, यही हमें करना है। ओके ओके। बहुत सारे टीचर कह रहे हैं कि कभी रॉन्ग स्पेलिंग लिख देते हैं बोर्ड पे, तो बच्चे उसको करेक्ट करते हैं और उसमें उनको बहुत मजा आता है कि टीचर ने रॉन्ग किया था, मैंने करेक्ट किया। ओके, वेरी गुड। तो ये सारी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं फॉर बेटर इंटरेक्शन। और यस नो और राइट रॉन्ग के अलावा की क्वेश्चंस भी हम ऐसे फ्रेम करें और उनसे पूछे, ठीक है। देन सब्जेक्ट मैटर एंड डिलीवरी एक्सपर्ट। टीचर क्या है, सब्जेक्ट मैटर मतलब आप
देखो कि बहुत सारे लोग कितने काम कर रहे होंगे, तो आपका सब्जेक्ट या कंटेंट नॉलेज तो बहुत ही ज्यादा है। आपका जो भी सब्जेक्ट होगा, वेदर इट्स इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, एनीथिंग, तो आप तो अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट है। तो एज अ टीचर आपके पास वो तो है, पर हमको क्या करना है फैसिलिटेटर बनने के लिए? लर्निंग प्रोसेस एक्सपर्ट बनना है। कौन सी लर्निंग प्रोसेस हम रखे कि ताकि बच्चे ज्यादा से ज्यादा सीख सके? इट कैन बी अ ग्रुप डिस्कशन, इट कैन बी अ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, इट कैन बी हम कोई भी इनोवेटिव तरीका, रादर देन चॉक एंड टॉक या रादर देन जस्ट बोलने से अलावा बच्चों को कहाँ से हम इन्वॉल्व कर सके, कहीं पे आउटडोर पे लेके जाए, उनको फील्ड ट्रिप पे लेके जाए, उनको क्या ऐसा करवाए कि वो लर्निंग प्रोसेस में वो इन्वॉल्व हो और हम भी खुद भी लर्निंग प्रोसेस एक्सपर्ट बन जाए। ये कब होगा? जब हम उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे, एक बार ट्राई करेंगे, मे बी फेलियर हुआ, कोई नई चीज हमने ट्राई की, नहीं वर्कआउट किया, कोई बात नहीं, हम दूसरी बार ट्राई कर सकते हैं। तो लर्निंग प्रोसेस एक्सपर्ट बनना है हमें। सब्जेक्ट एक्सपर्ट तो आप लोग डेफिनेटली सभी है ही, है ना? तो ये हम कर सकते हैं। तो टीचर क्या है और फैसिलिटेटर क्या है, इससे हमारा यहाँ पे ये क्लियर होता है। अभी आगे क्या हम देखेंगे कि आगे भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स है जो डिफाइन करते हैं कि टीचर में से हम फैसिलिटेटर में कैसे जा सकते हैं। वन वे इंटरेक्शन की जगह पे टू वे इंटरेक्शन होना चाहिए। सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही इंटरेक्शन नहीं है, इंटरेक्शन में बहुत सारी चीजें आ जाती है। आप कभी फ्री टाइम में मान लो लंच ब्रेक है, कोई बच्चा है जो बहुत ही सैड, ऐसा उदास सा बैठा है, बैठी है, कोई भी एनीवन, तो आपके स्टूडेंट से जाके आप बात करें तो उनको अच्छा फील होगा। कहीं पे भी हम इंटरेक्शन कर सकते हैं, नॉट ओनली अबाउट क्वेश्चन आंसर्स, है ना? क्वेश्चन आंसर ही सिर्फ इंटरेक्शन नहीं है। ग्रुप डिस्कशन जैसे आपने बोला, तो उसमें भी टू वे इंटरेक्शन होता है। कहीं पे वो अटक गए हैं तो हम उनको थोड़ा पुश करेंगे कि आप ये बोलो, आप ये करो, तो आगे फिर से वो स्टार्ट हो जाएगा। तो कहाँ पे हम ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्ट कर सकते हैं? कोई टॉपिक है आपका, जिसको स्टोरी में कन्वर्ट कर दो। एक स्टोरी है छोटी सी, वो कौवे वाली, एक मैडम ने उसको पूरा राइम में कन्वर्ट करके हमको सुनाया था, वन ऑफ इन अवर टीचर ट्रेनिंग। तो कहीं पे भी हम कुछ भी ऐसा टू वे इंटरेक्शन क्रिएट कर सकते हैं अगर हमें वन वे हो रहा है क्लास में। तो सेकेंड इज कॉन्सेंट्रेट ऑन इंडिविजुअल कंडक्ट, कॉन्सेंट्रेट ऑन ग्रुप कंडक्ट। यहाँ पे हमने इसके ऊपर ऑलरेडी बात की है कि ग्रुप डायनामिक्स जितना पॉसिबल है उतना हमको यूज करना चाहिए। उसका एक और बेनिफिट है, मान लो कोई स्टूडेंट है, बहुत ही ब्राइट है, बहुत ही इजीली उसको समझ में आ जाता है, पढ़ने में बहुत होशियार है, सिंसियर है, और उसके साथ आप ऐसे 2-3 बच्चों को रख दे जिनको थोड़ा टाइम लगता है, जिनका थोड़ा अंडरस्टैंडिंग धीमे धीमे आता है, तो क्या है, वो पीयर टू पीयर लर्निंग भी होगा ग्रुप से, बच्चे से भी वो लोग बहुत कुछ सीख पाएंगे। तो हमारे एक हमारा प्रोजेक्ट चलता है जिसमें प्राइमरी स्टूडेंट्स हैं जो हमारे, उनको हमने हमारे टीचर रखे हुए स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में जो पढ़ाते हैं, उसमें भी हम ऐसी सारी बहुत सारी टेक्निक यूज करते हैं, जिसमें बोल सकते हैं पीयर टू पीयर लर्निंग, मतलब बच्चे से बच्चों को सिखाना। तो ग्रुप में ये भी बेनिफिट होता है। तो हम एज अ फैसिलिटेटर ग्रुप डायनामिक्स बढ़ा सकते हैं। देन फोकस इज ऑन सेल्फ लर्निंग। हमारा फोकस कहाँ पे है? इंडिविजुअल बच्चों के लर्निंग पे है। अगर आपको बात करूं कि आप ग्रुप लर्निंग को भी ज्यादा फोकस करें तो इससे बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा, है ना? तो सेल्फ लर्निंग से ज्यादा है आप ग्रुप लर्निंग पे फोकस करें, जहाँ पे भी पॉसिबल है छोटी छोटी ग्रुप एक्टिविटीज, या फिर आपने कोई असाइनमेंट दे दिया। अभी आपने किसी ने बोला था कि व्हाट्सएप में पेरेंट्स को वीडियो शेयर करते हैं, तो वो इंडिविजुअली आप देते होंगे मे बी, उससे अच्छा है आप उसको एक ग्रुप बना दो उन लोगों का, बच्चों का, 3-4 बच्चों का या 5-6 बच्चों का, और ग्रुप में आप उनको वो टास्क दो। तो क्या है, वो लोग अंदर अंदर बातचीत करेंगे, मे बी किसी का अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं है तो दूसरा बच्चा उसको एक्सप्लेन करेगा, और ऐसे करते करते वो लोग अपना टास्क कंप्लीट कर सकते हैं, है ना? तो ये भी हम कर सकते हैं। देन वे ऑफ लर्निंग डिटरमाइंड बाय टीचर। वे ऑफ लर्निंग हम खुद डिसाइड कर लेते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए, जबकि हमको लर्नर के हिसाब से भी अपना वे ऑफ लर्निंग करना पड़ेगा। आगे के दिनों में हम इस टॉपिक पे ज्यादा बात करने वाले हैं कि हमारे क्लास में कौन कौन से लर्नर्स होते हैं, डिफरेंट लर्नर्स होते हैं, तो हमको उनके वे ऑफ लर्निंग से उनको सिखाना पड़ेगा। जो हमारा वे ऑफ लर्निंग या फिर जिसमें हम कंफर्टेबल है
वो हमें नहीं करना है। हमको बच्चों के हिसाब से वे ऑफ लर्निंग चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि सब बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं ना। आप घर में खाना बनाते हैं तो आपको डेफिनेटली पता है सबको कि किसी को कुछ और पसंद होता है, किसी को चाइनीज पसंद है, किसी को साउथ इंडियन पसंद है, किसी को जो भी हमारा गुजराती फूड है वो पसंद है। सारे बच्चे अलग अलग होते हैं, उनका वे ऑफ लर्निंग भी अलग अलग होता है। तो हम अगर अपने थोड़े कंफर्ट जोन में से बाहर निकल के जो बच्चों का वे ऑफ लर्निंग है उस पर फोकस करें तो हम एज अ फैसिलिटेटर उनको ज्यादा प्रोवाइड कर सकते हैं। प्रायोरिटाइज ऑन कॉन्सेप्ट्स एंड थियोरीज, जबकि फैसिलिटेटर का क्या है, प्रायोरिटाइज ऑन एक्सपीरियंसेस एंड देन कनेक्ट देम टू थियोरीज। अभी हायर सेकेंडरी की आगे बात हुई थी, सेकेंडरी की बात हुई थी कि 9th 10th में, तो सबको पता है 10th में थियरम्स आते हैं, है ना। तो पर वो थियरम हम पढ़ाते हैं, पर हमने कभी ये पढ़ाया है कि उसको रियल लाइफ में कहाँ यूज किया जाता है या वो वहां पे कहाँ पे कनेक्ट होता है। थियरी और अगर कंसेप्ट हमको सिखाना है तो सबसे पहले अगर हमको उनको सिखाना है तो उनको रियल लाइफ में उसको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा या फिर वो कहाँ पे कनेक्ट होता है ये उनको बताना पड़ेगा। तो क्या होगा पता है, इससे उनका अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगा, उनको रोटे लर्निंग करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, उनका जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा और उनका फाउंडेशन, मतलब जो रूट की बात की ना हमने आगे, वो बहुत ही स्ट्रांग बन जाएगा। तो रियल लाइफ के साथ उनको कनेक्ट करें या फिर उनको ऐसा एक्सपीरियंसेस करवाए। फोटोसिंथेसिस समझा रहे हैं तो उसको कैसे भाई हम प्रैक्टिकली बता सकते हैं, ट्री प्लांटेशन बता रहे हैं तो ट्री प्लांटेशन कैसे समझा सकते हैं, एनवायरमेंट रिलेटेड कोई टॉपिक सिखा रहे हैं या फिर साइंस का कोई बायोलॉजी केमिस्ट्री आपका जो भी कोई टॉपिक है वो आप बता रहे हैं, तो उसको रियल लाइफ में कहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है, कैसे वो खुद एक्सपीरियंस करे, ये हमें ध्यान में रखना होगा, है ना। तो हम टीचर में से फैसिलिटेटर की प्रोसेस में आगे बढ़ सकते हैं। थोड़े और पॉइंट्स है यहाँ पे, क्या हम और कर सकते हैं। टीचर डिटरमाइंस व्हाट स्टूडेंट्स नीड टू नो। टीचर डिटरमाइन करता है कि स्टूडेंट को, मुझे कभी कभी अनकॉन्शियसली हमें ऐसा लगता है कि हमें सब पता है और हम अपने बच्चों को सारा नॉलेज पास ऑन कर दें, मतलब हमें जो भी है चलो देना है बस, उसमें हम बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और वो खो जाते हैं कि उनका कितना स्किल है, उनका कितना अंडरस्टैंडिंग है। तो फैसिलिटेटर के हिसाब से अगर हमें काम करना है तो उनकी स्किल्स और उनको कितना इंफॉर्मेशन हमको देना चाहिए, कितना नॉलेज देना चाहिए, उसके ऊपर हमें ध्यान रखना पड़ेगा। उनको नहीं चाहिए या फिर उनको प्रायर नॉलेज नहीं है, अगर फॉर एग्जाम्पल हम टेबल्स सिखाते हैं तो 1 to 10 के बाद 11 to 20 के टेबल्स आते हैं, अगर उनको 1 to 10 ही नहीं पता है तो अगर हम 11 to 20 सिखाएंगे तो उसका कोई मतलब नहीं। तो हमको ये ध्यान में रखना है कि स्टूडेंट्स को क्या सीखने की जरूरत है या उसका प्रायर नॉलेज क्या है। कवर्स मैनी मेथड्स बट द मोस्ट यूज इज लेक्चर मेथड। तो हम लेक्चरर नहीं है, हम टीचर है, तो लेक्चरर मेथड्स जितना पॉसिबल है आज के बच्चों के साथ नहीं वर्कआउट करेगा, तो पॉसिबल है उतना हमको वो मेथड से अलग अलग प्रैक्टिकल है या फिर पार्टिसिपेटरी ऐसी मेथड्स है, अदर देन ग्रुप डिस्कशन हम और भी कुछ कर सके। फॉर एग्जाम्पल अगर हम उनको कोई छोटा सा टॉपिक स्टार्ट करने से पहले 5 to 10 मिनट का एक अच्छा सा एक्टिविटी करा दे और धीरे धीरे उनको टॉपिक पे ले जाए, या फिर कोई वीडियो दिखा दिया, नॉट सो मच, मतलब स्मॉल सा कोई 2 मिनट 3 मिनट। आपके यहाँ पे अगर टेक्नोलॉजी है, जब आपका क्लास मतलब ऑफलाइन स्टार्ट होगा तब भी आप उनको वीडियो पास ऑन करें रिलेटेड टू दैट, तो मे बी वो वीडियो से भी वो देखेंगे, क्योंकि आजकल के बच्चे ऑफ कोर्स यूट्यूब और ये सब बहुत ज्यादा देखते हैं, तो वैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर कोई, मैंने जैसे बोला कि टॉपिक रिलेटेड कोई ऐसी स्टोरी बना के आप बता सकते हैं। तो ये सारे पार्टिसिपेटरी मेथड है जहाँ पे चिल्ड्रंस भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फॉर्मल रिलेशनशिप एंड स्टेटस ऑफ अ टीचर, जनरली हमारा फॉर्मल रिलेशनशिप होता है, जबकि फैसिलिटेटर क्या करते हैं, हमें अगर फैसिलिटेटर बनना है तो हमको उनको इक्वल रिलेशनशिप, हमारा ट्रस्ट पे बेस्ड होना चाहिए कि मेरे टीचर्स को मैं कुछ भी मुझे नहीं आता है मैं पूछ सकता हूँ, उनको ये ट्रस्ट है कि मेरे टीचर मुझे आंसर देंगे,
या वो मुझे जो मुझे नहीं समझ में आ रहा है वो मुझे समझाने की ट्राई करेंगे, मेरी कोई गलती हो गई है तो मुझे वो सुधारने के लिए वो मौका देंगे। तो ये ट्रस्ट कब आता है? जब हमारा कोई फॉर्मल रिलेशनशिप नहीं है बच्चों के साथ। बहुत सारे बच्चे में भी आपसे पर्सनल कोई उनकी प्रॉब्लम है वो भी शेयर करते होंगे। वो कब शेयर करेंगे? जब उनको ट्रस्ट आएगा आपके ऊपर। तो एज अ फैसिलिटेटर जितना पॉसिबल है उतना फॉर्मल में से हमको इनफॉर्मल रिलेशनशिप थोड़ा रखना पड़ेगा। इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो आपको कोई अपना फ्रेंड समझने लगे, पर जहाँ पे जरूरत है वहां पे हमको उनके साथ ऐसे बात करनी है कि वो आप पे ट्रस्ट करे कि मेरे टीचर बोल रहे हैं तो सही बोल रहे हैं, है ना। हेल्प्स टू एड न्यू नॉलेज। हमको अगर हम टीचर की बात करें तो हमको हेल्प करता है न्यू नॉलेज ऐड करने में, और फैसिलिटेटर की बात करें तो हेल्प टू कनेक्ट टू न्यू नॉलेज विथ रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस। आप एज अ टीचर या आप जब स्टूडेंट थे, आपको जो रियल में एक्सपीरियंसेस करवाए गए होंगे ना, वो आपको हमेशा याद रहेंगे। कोई भी जो एक्सपेरिमेंट आते हैं साइंस पे, या फिर कोई भी आपको ऐसी जगह पे फील्ड ट्रिप पे लेके गए होंगे, तो वो आपको अभी भी याद होगा, आप जब भी पढ़ते थे तब। तो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से क्या होता है कि बच्चों का कंसेप्ट क्लियर हो जाता है और उनको कोई भी रोटे लर्निंग की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि उनका कंसेप्ट क्लियर है। तो वो डेफिनेटली उनको जो भी एग्जाम में या फिर कहीं पे भी उनको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत पड़ेगी अपना नॉलेज, तो वो डेफिनेटली इजिली कर पाएंगे। तो सिर्फ ये चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। थोड़ा टीचर्स से हमको फैसिलिटेशन के टीचिंग में से फैसिलिटेशन की तरफ आगे बढ़ना है ना। एंड आई थिंक एवरीवन एग्री ऑन दैट। इसमें कोई रॉन्ग चीज लग रही है किसी को तो आप मुझे भी करेक्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हमको कोई इश्यू नहीं है। आपको लग रहा है ये बराबर है, या फिर आपको लगता है कि इसमें कोई ऐसी चीज है जो नहीं हो सकती? अग्री? ओके। और ये कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें मैं नहीं कर रही हूँ। मैं जानती हूँ आपके क्लास में कितनी स्ट्रेंथ होती है, 40-50 मोर देन 50 स्टूडेंट्स होते हैं। आई नो वेरी वेल, हम भी स्कूल्स में विजिट करते हैं डेफिनेटली। तो जहाँ पे भी पॉसिबल है वहाँ पे आप कैसे इनोवेशन ला सके, बहुत सारे टीचर्स लाते हैं, बहुत सारे वीडियोस भी आई थिंक हम देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसी मूवीज आ रही है। तो हम कहीं ना कहीं से अपना थोड़ा एड ऑन, थोड़ा हमारा एफर्ट डालेंगे तो हम डेफिनेटली बच्चों को ज्यादा अंडरस्टैंड करा पाएंगे और उनको फैसिलिटेट कर पाएंगे। तो थोड़े स्किल्स चाहिए हमें इसके लिए। फर्स्ट इज कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। मतलब कहीं ना कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट हो या फिर प्रॉब्लम्स आए हमको करने में, तो हमको वो सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे मैंने आगे बोला कि क्लास की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, हमको सिलेबस कंप्लीट करना होता है, हमको और बहुत सारे काम होते हैं, हमारे एग्जाम्स आते हैं तो पेपर चेक करने होते हैं, पेपर निकालने होते हैं, मतलब एग्जाम के पेपर सेट करने पड़ते हैं। सो कहीं पे कभी कभी हमारा जो भी प्रिंसिपल है या उससे हमें कोई आगे का सपोर्ट नहीं मिलता या कुछ भी है, तो वो सारी चीजें साइड पे रख के हमको ये करना है कि हम कैसे अपना ये स्किल डेवलप करें प्रॉब्लम सॉल्विंग का। जैसे कि आपने जो सारी प्रॉब्लम बोली अभी कि पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, तो वो प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व करें। तो बहुत सारे टीचर्स ने डेफिनेटली उसके ऊपर सोचा होगा और तभी आपने आज हमारे सामने ये क्वेश्चंस रखे हैं। तो वो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आई थिंक सोहिल सर ने तो बताया ही है। बाकी इतने दिनों में बहुत सारी अलग अलग चीजें होने वाली है और डिजिटल लर्निंग की जो बात करने वाले हैं वो भी हमारा एक टॉपिक है। तो आपको आपका डिजिटल जो भी प्रॉब्लम है उसका भी सॉल्यूशन मिलेगा डेफिनेटली। तो ये एक स्किल है जो हमें डेवलप करनी है। देन बैलेंस्ड रिलेशनशिप। बैलेंस्ड रिलेशनशिप यानी कि बच्चों के साथ बैलेंस रखना है, ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होना है और ज्यादा फ्रेंडली भी नहीं होना है, पर ऐसा रिलेशन मेंटेन करना है कि बच्चे हम पे ट्रस्ट करें, हमसे पूछे, हमें आंसर करे, हमसे दूर नहीं भागे। हमको कोई भी चीज उनको अंडरस्टैंड नहीं हो रही है तो वो बोलने का उनका कैपेसिटी हो कि नहीं मैम ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। जनरली क्या होता है, ऐसा बोला जाता है कि जो क्लासेस एकदम क्वाइट होते हैं ना वो बेस्ट क्लासेस होते हैं।
आपको क्या लगता है, जो क्वाइट क्लासेस होते हैं वो बेस्ट क्लासेस होते हैं, या जो क्लासेस में थोड़ा नॉइस आता है, थोड़ी आवाज ज्यादा आती है, वो बेस्ट होते हैं? आप अपने अपने एक्सपीरियंस से बताएं, एज अ टीचर आपको क्या लगता है? नहीं मैम, आवाज वाली क्लास अच्छी होती है, क्वाइट वाली नहीं अच्छी होती है। क्यों उसमें तो ऐसा क्वाइट? लगता है मैम एकदम से बच्चे ऐसे शांति से, ऐसे वो डर से ना कुछ बोलते हैं ना कहते हैं, इतना भी नहीं। थोड़ी आवाज होती है तो वो अच्छा लगता है, बच्चे पूछते हैं या मस्ती भी करते हैं, वो भी अच्छा लगता है। बट कभी कभी मस्ती बुरी लगती है। हाँ, बाकी कभी टाइम, कभी वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है। हाँ वो इरिटेट कर देते हैं, बाकी टाइम भी तो अच्छा लगता है। ऐसे साइलेंट क्लास नहीं मैम, वो तो एकदम ऐसे लगता है कि हम एकदम हंटर बने हैं और हम शेर बने और चूहे बन के दब के चुपचाप बैठे हैं, ऐसा नहीं अच्छा लगता है। हाँ, ऐसा नहीं अच्छा लगता है। जैसे अभी हाँ। मुझे भी लाइक आप लोग अनम्यूट करके अगर नहीं बोलेंगे तो मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं ही सिर्फ बोल रही हूँ, बाकी कोई बोल नहीं रहा है, ऐसा लगता है ना। तो थोड़ी टाइम के लिए हम ये सोच में पड़ जाते हैं कि सबको मेरी आवाज सुनाई तो दे रही है, या फिर बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। तो सेम वो ऐसा होता है कि अगर इंटरेक्शन हो रहा है, बातचीत हो रही है, थोड़ी आवाज हो रही है, नॉइस हो रहा है, तो वो क्लास अच्छी होती है। सिर्फ क्वाइट क्लासेस आर नॉट बेस्ट। पहले ऐसा माना जाता था कि कोई क्वेश्चन नहीं करता, बस सिर्फ सुनता रहता है तो वो अच्छा है, ऐसा नहीं है। थोड़े क्वेश्चंस, थोड़ी शरारत होती रहती है, और हम भी आई थिंक जब छोटे थे तब ऐसी शरारत हमने भी की होगी, हमने भी बहुत सारे टीचर्स को परेशान किया होगा। तो बैलेंस्ड रिलेशनशिप ये हो सकता है कि हमारे बच्चे हमसे क्वेश्चन पूछे, थोड़ा मस्ती हो, थोड़ी आवाज हो, थोड़ा हम पे ट्रस्ट करे वो, और जो भी उनको बोलना है, जैसे कि आपने वैसे किसी ने बोला कि आपको करेक्ट करते हैं, करेक्ट कब कर सकते हैं, जबकि उनको पता है कि अगर मैं मैम को करेक्ट करूंगा या करूंगी तो भी वो मेरे पे गुस्सा नहीं होंगे, है ना। तो ये भी उनका ट्रस्ट है कि मैं जो बोल रहा हूँ उसको वो सुनेंगे, तो वो आपको आगे कुछ बोलने का ट्राई करते हैं। तो ये बैलेंस्ड रिलेशनशिप मेंटेन होना चाहिए। सिर्फ स्ट्रिक्टनेस या फिर सिर्फ क्वाइट क्लास हमको लर्निंग में कहीं पे भी इफेक्टिवली हमको आगे नहीं लेके जा सकते, या बच्चों को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। देन पार्टिसिपेशन, हमने डेफिनेटली बात की है कि कैसे पार्टिसिपेट करें हम बच्चों को, डिफरेंट डिफरेंट ऐसी कौन सी स्ट्रेटजीज यूज करें जो हमारे आगे के टॉपिक्स में आगे डिटेल में भी आएंगी नेक्स्ट इन 2-3 डेज। एम्पैथेटिक, सिर्फ पढ़ाना ही हमारा काम नहीं है, है ना। मतलब हमको उनको एम्पैथी भी उनको होना चाहिए। एम्पैथी यानी कि वो क्या सोच रहे हैं, उनको क्या फील हो रहा है, ये हमने भी समझने का ट्राई किया, उसको हम एम्पैथी बोल सकते हैं। तो एम्पैथेटिक होना चाहिए, सिर्फ फॉर्मल टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। कहीं पे उनसे गलती हो गई, कहीं पे उनको कुछ कहना है आपको, या फिर उनको लगता है कि घर में कोई प्रॉब्लम है तो वो आपको शेयर कर सके। जनरली फ्रेंड्स के साथ करते हैं, पर अगर टीचर के साथ उनका अच्छा रिलेशनशिप है तो उनसे भी शेयर करेंगे। तो एम्पैथी हमारा वो होना चाहिए। लव एंड रिस्पेक्ट वी कैन से। लिसनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। आज का ये भी प्रॉब्लम हो गया है कि कभी कभी बच्चों के दोनों पेरेंट्स वर्किंग होते हैं, बच्चे पूरे दिन घर पे अकेले होते हैं, वो बातचीत करने के लिए उनके पास कोई नहीं होता, उनको सुनने के लिए उनके पास कोई नहीं होता, कहीं कहीं पे उनको टाइम नहीं दे पाते हैं पेरेंट्स भी। तो अगर हम एज अ टीचर उनको सुनेंगे तो उनको बहुत ही अच्छा लगेगा, है ना, कि कोई हमें सुन रहा है, कोई हमें शांति से सिर्फ सुन रहा है, हमारी जो भी बातें हैं उसको वो सुन रहे हैं, एक्नॉलेज कर रहे हैं। तो ये भी बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है बच्चों को। जनरली तो फ्रेंड्स से शेयर करेंगे, पर आपसे भी अगर उनको बात करने मिलेगा और आप उनको शांति से सुनोगे तो उनको अच्छा लगेगा कि टीचर मुझे बीच में इंटरप्ट नहीं कर रहे हैं, मेरा जो भी आंसर है, मेरी जो भी क्वेरी है उसको वो शांति से सुन रहे हैं, और बाद में आप आंसर करो या फिर उसको सॉल्व करो जो भी है। तो लिसनिंग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल है अगर हमको फैसिलिटेटर बनना है तो। देन क्वेश्चनिंग, जो बात हुई है ऑलरेडी कि कैसे क्वेश्चंस हमको फ्रेम करने चाहिए। इट शुड नॉट बी ओनली ओपन एंडेड, सॉरी नॉट क्लोज्ड एंडेड, या यस नो राइट रॉन्ग में नहीं, पर कुछ उनका खुद का वो सोचे, ऐसे हमें क्वेश्चंस फ्रेम करने चाहिए ताकि उनको हेल्प मिले। एग्जाम के क्वेश्चंस की बात नहीं हो रही है, वो अलग ही उसमें आ जाएगा, बट जनरली हम जब भी टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, लेसन हमारा
बता रहे हैं। तब सिचुएशनल एंड शेयर्ड रिलेशनशिप, जहाँ पे बच्चों को जरूरत है वहां पे हम उनको सिर्फ प्रोसेस में हेल्प करें, बाकी वो खुद करें। वो कुछ भी हो सकता है, आप उनको कोई सब्सट्रैक्शन सिखा रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन सिखा रहे हैं, फैक्टर्स सिखा रहे हैं, आपके बहुत सारे टॉपिक होंगे मैथ्स रिलेटेड, साइंस रिलेटेड, जो भी है, वहां पे आप उनको कहाँ पे सिर्फ उनको वो कर रहे हैं और आप सिर्फ उनको थोड़ा सा गाइड कर दे और वो उसको कंप्लीट कर दे। तो हमको वो सिचुएशनल और शेयर्ड लीडरशिप उनमें भी आएगी, और हमारा भी वो होगा कि हम बच्चों को स्पून फीडिंग नहीं कर रहे, है ना। स्पून फीडिंग से क्या होता है, बच्चे इंडिपेंडेंट नहीं रहते, डिपेंडेंट बन जाते हैं। तो आगे एक टीचर ने आई थिंक लिखा था कि बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाना भी हमारी टीचिंग में आएगा। तो इंडिपेंडेंट बनाना है अगर, तो हमको फैसिलिटेट करना पड़ेगा। हम उसको स्पून फीडिंग कराएंगे तो वो कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते, वो डिपेंडेंट ही रहेंगे टीचर पर या फिर दूसरे जो भी कंटेंट है उसके ऊपर। तो ये स्किल्स है जो रिक्वायर है टू बी अ वेरी गुड फैसिलिटेटर। अदर देन दैट हमको बहुत सारे रोल्स भी प्ले करने होते हैं, मॉडरेटर, गाइड की ऑलरेडी बात हुई है कि कहाँ पे हम उनको गाइड करें, सिर्फ उनको बता दे कि आपको क्या करना है और वो खुद से करे, मे भी उनको रिजल्ट कुछ और ही मिले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। जैसे उनको प्रोसेस में सिर्फ हमको शामिल करना है, फिर उनका रिजल्ट जो भी आए वो, तो हमको प्रोसेस पे ध्यान देना है अगर हम फैसिलिटेट करना चाहते हैं बच्चों को। टीचर का तो रोल आपका डेफिनेटली है, हमको पढ़ाना भी है बच्चों को, जो भी हमारे सब्जेक्ट्स है, जो भी हमारा टॉपिक्स है, जो भी करिकुलम डिसाइडेड है वो। देन टीम मेंबर, उनको ऐसा लगना चाहिए कि हम उनमें से ही कोई एक है, हम उनके कोई एकदम स्ट्रिक्ट टीचर या फिर सब जैसे होता है ना, कभी कभी कोई क्लास पे टीचर आते हैं और सारा क्लास एकदम शांति से बैठ जाता है, एकदम चुपचाप, मतलब वो अपने जगह से हिलेगे भी नहीं, ये भी नहीं होगा, वो भी नहीं होगा, नॉट लाइक दैट, है ना। तो ऐसा उनको फील होना चाहिए कि टीचर भी वन ऑफ, मैंने बहुत सारे टीचर्स ऐसे भी देखे हैं हमने जो बच्चों के साथ एक्टिविटीज भी करते हैं, मतलब वो आपका जो भी फिजिकल एजुकेशन का लेक्चर होता है उसमें बच्चों के साथ खेलते भी है। तो ऐसे टीचर्स भी बच्चों के साथ इजीली मैचअप हो सकते हैं। तो आप क्लास में भी अगर कोई एक्टिविटी करवा रहे हैं तो आप उनके साथ उसमें पार्टिसिपेट करें तो उनको ज्यादा अच्छा लगेगा, या ओहो हमारे साथ टीचर भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितनी अच्छी बात है ना। तो उनको टीम मेंबर जैसा फील होगा। कोच, जहाँ पे जरूरी है वहां पे आपको उनको गाइड करना है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता होगा कि कुछ बच्चे बहुत ज्यादा शरारत कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा मस्ती कर रहे हैं, आपकी बात सुन ही नहीं रहे हैं, अपने ही उसमें है वो लोग, तब जाके हमको कहीं पे उनको सही चीज पे गाइड करना है। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि जो बहुत ही नॉटी स्टूडेंट होते हैं उनको आप मॉनिटर बना देते हैं, ताकि उनको पता होता है कि ये मॉनिटर में तो बहुत ही अच्छे रहेंगे, ये बहुत शरारती है, पर इनको मॉनिटर बना देंगे तो बाकी की क्लास को ये लोग संभाल लेंगे, इनमें ये एबिलिटी है ना। तो हमने उनको कोच किया है प्रॉपर वे में कि जहाँ पे भी उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव है, तो उनकी एनर्जी को सिर्फ एक चैनल देना है, उसको यूटिलाइज कहाँ पे करना है, राइट वे में। तो वो अगर हम कर देंगे तो वो मे बी वो बच्चे हैं जो बहुत ही शरारती है या फिर बहुत ही नॉटी है, उनका थोड़ा एनर्जी सही वे में चैनलाइज होगा। एक्सपर्ट, वो तो हम है ही डेफिनेटली, आप एज अ टीचर आप अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट है, आपको टीचिंग की जो भी एक्सपीरियंस है वो आपके डेफिनेटली है, पर उसको हम कैसे एनहांस कर सके, उसको हम कैसे बेटर कर सके, ये भी हमें देखना पड़ेगा। तो एक एक्सपर्ट तरीके का भी हमारा एक रोल है। ऑब्जर्वर, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हम ऑब्जर्व तो करते हैं बच्चों को, पर कभी कभी हम ध्यान नहीं देते हैं। जैसे कि कोई बच्चे होंगे आपकी क्लास में भी जो बहुत ही क्वाइट रहते हैं, कभी क्वेश्चन नहीं पूछते, कभी आंसर नहीं देते, कभी इंटरेक्ट नहीं करते, कभी इन्वॉल्व नहीं होते, कोई भी लर्निंग में एक्साइटेड नहीं होते। तो ऐसे बच्चों को अगर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उनको हम कैसे कोई भी ऐसी चीज में उनको डालें कि जहाँ पे उनको ज्यादा मजा आए और उनका क्या इंटरेस्ट है वो हमको पता चले। तो अगर आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट्स है तो उसमें से रोज भी आप लोगों को ऑब्जर्व करेंगे ना, तो भी आपको आइडिया आ जाएगा कि कौन सा बच्चा कैसा है। और आई थिंक आप सबको पता ही होगा कि आपके बच्चे कैसे है। तो ऑब्जर्वर, एज अ ऑब्जर्वर भी हमारा बहुत बड़ा रोल है।
कि कहीं पे कुछ अगर है जो हमें चेंज करने की जरूरत है, कोई आंसर नहीं दे रहा है, क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, तो क्यों नहीं पूछ रहा है? उसको बोलना पसंद नहीं है, वो इंट्रोवर्ट है, या फिर उसको और कोई प्रॉब्लम है, या फिर उसको अंडरस्टैंड ही नहीं हो रहा है। तो एज अ ऑब्जर्वर भी हम बहुत सारी चीजें बच्चों से ऑब्जर्व करके भी जान सकते हैं। तो ये सारे रोल्स है जो हम एज अ फैसिलिटेटर हमको प्ले करना पड़ेगा। अभी स्ट्रेटजीज क्या यूज कर सकते हैं, तो थोड़ा उसका ऊपर का मैं आपको आइडिया दे देती हूँ, बाकी के सेशंस में उसका डिटेल में आएगा, क्योंकि 20 डेज का ट्रेनिंग है हमारा। तो फर्स्ट इज चॉइस। कभी कभी हमें उनको चॉइस दे देना चाहिए। हर बार नहीं पॉसिबल होगा, पर कभी कभी हम दे सकते हैं कि आपको ये टॉपिक पढ़ना है या ये टॉपिक पढ़ना है, कोई 2 ऑप्शन दे दो आप, या फिर एक्टिविटी से पढ़ना है या वीडियो से पढ़ना है। जैसे हमारा कभी कभी हमारा एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैंप हम करते हैं, अभी तो ऑनलाइन कर रहे हैं, तो उसमें हम कभी कभी बच्चों को पूछते हैं कि आपको वीडियो देखना है या फिर आपको एक्टिविटी करनी है। तो बच्चे अपनी खुद चॉइस बताते हैं कि नहीं हमको एक्टिविटी करनी है या फिर हमको वीडियो देखना है। तो हम उनको ये चॉइस दे सकते हैं ताकि उनको लगे कि टीचर ने हमसे पूछा, हम कितने इम्पोर्टेंट है कि टीचर्स ने हमसे पूछा, है ना। तो चॉइस हम दे सकते हैं, एक ये स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। हाँ, पर उसके लिए सारी हमारे पास प्रिपरेशन होनी चाहिए। हाँ, हमने पूछ लिया कि वीडियो देखना है और हमने वीडियो नहीं फाइंड आउट किया है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, तो हमको प्री प्लान करना पड़ेगा ये सारी चीजें। देन वेरिएशन लाना होगा टीचिंग स्ट्रेटजीज में या मेथड्स में। चॉक एंड टॉक कर रहे हैं एक दिन, तो एक दिन हम कुछ ऑनलाइन करते हैं, एक दिन हम कुछ एक्टिविटी बेस करते हैं, एक दिन हम ऐसा चलो करते हैं, ग्रुप डिस्कशन रखते हैं। छोटे बच्चों का नहीं, पर जो बड़े बच्चे हैं, लाइक आगे किसी ने आंसर दिया था कि 1 to 3rd में, या फिर उसमें आप एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग भी करा सकते हैं, तो वो हम कर सकते हैं। उनको कहीं पे एक दिन फील्ड ट्रिप पे ले गए, जैसे कि अभी आप सबको मालूम है न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं, उसके ऊपर भी हम आगे डेफिनेटली बात करेंगे। कनेक्शन, ये हमने ऑलरेडी बात किया है कि रियल लाइफ से उनको कहाँ पे कनेक्ट करना है। उनको आप ऐसा कोई टॉपिक आपने पढ़ाया है, फॉर एग्जाम्पल मेटल, अभी मेटल रिलेटेड आप उनको अगर कोई असाइनमेंट दे सकते हैं तो आप वो उनको दे और वो घर से कुछ करके आए, या फिर घर पे सिर्फ वो सर्च करके आए। या फिर मैग्नेट है, मैग्नेट कहाँ पे, चलो मैग्नेट आप लेके आना, आप मैग्नेट के अलग अलग जगह पे कहाँ पे यूज होते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा या दिखाऊंगी। तो ये कनेक्ट करेंगे वो लोग बच्चे। देन कन्वर्सेशन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कन्वर्सेशन यानी कि बातचीत करते रहना। देन रिसोर्सेस यानी कि हमारे पास जो भी अवेलेबल रिसोर्सेस है उसका मैक्सिमम यूज करके बच्चों को कैसे सिखा पाए। हमारे पास टेक्स्ट बुक तो है ही, फिर क्लासरूम में ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जिसका कुछ ज्यादा यूज नहीं होता, तो हम उसको कहाँ पे यूज कर सकते हैं। यूज्ड पेपर है, या फिर कोई चीजें हैं जो पढ़ी है ऐसे ही, या फिर बच्चे को उसमें से कितना ज्यादा वे में लर्निंग मिल सके ऐसा रिसोर्सेस हम यूज करें, वो भी हम कर सकते हैं। उसके लिए कोई ज्यादा पैसे या खर्च करने की जरूरत नहीं है। जो भी हमारे पास घर पे भी अवेलेबल रिसोर्सेस होते हैं उससे भी हम बच्चों को देंगे अगर, तो वो उसमें से कुछ ना कुछ नया और इनोवेटिव डेफिनेटली कर सकते हैं, और वो करेंगे क्योंकि उनका क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा होता है, उनकी क्रिएटिविटी भी बहुत ज्यादा होती है, हमसे ज्यादा होती है डेफिनेटली। तो वो उसको बेटर वे में आपको डेफिनेटली प्रेजेंट करके भी दिखा सकते हैं। तो ऐसी कोई प्रोजेक्ट वर्क भी हम दे सकते हैं, घर पे जाके आपको ये करना है, और सिंपल सा, कोई ज्यादा पैसा लगे या फिर ज्यादा उनको एक्सपेंस हो ऐसा कुछ नहीं, नॉर्मल सी कोई भी चीजें हम उनको दे सके तो वो इफेक्टिवली रिसोर्सेज का यूज करना भी सीखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। मान लो वेस्ट पेपर से आपने बोला कि इसको रिसाइकल करके लाना है, तो वो सोचेंगे कैसे होता है, आप उनको प्रोसेस बताएंगे तो वो करेंगे डेफिनेटली। तो आप उसको कहीं पे अपने टॉपिक से भी रिलेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, स्ट्रेटजीज है जो हम फैसिलिटेशन के लिए यूज कर सकते हैं। तो एज अ 21st सेंचुरी टीचर
आपको लगेगा ये मैडम तो बहुत ज्यादा चीजें बोल रहे हैं, इतना सब कुछ हम कैसे कर सकते हैं, बट धीमे धीमे आप जितना जितना इम्प्लीमेंट करते जाएंगे हम बहुत सारी चीजें धीमे धीमे उसको डेफिनेटली अपने स्टडी जो भी हमारा फैसिलिटेशन प्रोसेस है उसमें ऐड कर सकते हैं। तो डिजिटल तो ऑफ कोर्स हमको होना पड़ेगा, आज तो हमारे पास कोई मतलब ऑप्शन ही नहीं है। सब ऑनलाइन क्लासेस अभी चल रहे हैं, बहुत सारी ऑनलाइन ट्रेनिंग्स हो रही है, तो जितना भी पॉसिबल है उतना ऑनलाइन हमको कितना अच्छी तरीके से हम सीख पाए वो बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया है। डिजिटल होना नहीं आ रहा है तो हम यूज कर सकते हैं, किसी से पूछ सकते हैं कि हम ये रिसोर्सेज कैसे यूज करें। जूम का नहीं पता है, गूगल मीट का नहीं पता है, या फिर ड्राइव का नहीं पता है, व्हाट्सएप में बहुत बड़ा वीडियो फाइल है कैसे उसको सेंड करना है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको आगे के सेशन में बताई जाएगी डेफिनेटली। तो डिजिटल हमको होना पड़ेगा डेफिनेटली, बिकॉज अभी डिजिटल के साथ में ये ग्लोबल भी ले लेती हूँ क्योंकि ग्लोबल हो गया है सब कुछ। अभी लर्निंग कुछ लिमिटेड नहीं रहा है, कहीं से भी बच्चे सीख सकते हैं। तो एज अ टीचर भी हमको खुद भी अपडेट होते रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमको किसी बच्चे ने कुछ बोला और हमको नहीं मालूम है तो हमको खुद को ये लगेगा कि हमें क्यों नहीं मालूम है। तो इससे अच्छा है कि हम अपडेटेड रहे डिजिटली और ग्लोबली दोनों तरीके से। जहाँ बहुत सारी कंट्रीज है, आप सबको मालूम होगा, जहाँ पे बहुत ही अच्छी अच्छी एजुकेशन सिस्टम्स है। तो वहाँ पे क्या किया जाता है, जैसे कि फिनलैंड है, जापान है, ऐसी बहुत सारी कंट्रीज है, वो कौन सी मेथड्स यूज कर रहे हैं वो हम जान सकते हैं। तो डिजिटली और ग्लोबली हमको बेस्ट होना पड़ेगा आज 21st सेंचुरी के टीचर के हिसाब से। कंटिन्यूअस लर्नर, ये तो एंड ही नहीं होगा कभी, सीखते रहना पड़ेगा जो भी नया हमको सीखने को मिले। जैसे मैंने बोला कि हम आपसे बहुत कुछ सीखेंगे, ऐसा नहीं है कि हम आपको सिर्फ सिखाने के लिए यहाँ पे आए हैं। आपका जो भी सब्जेक्ट रिलेटेड आपका नॉलेज ज्यादा है, आपका टीचिंग एक्सपीरियंस हमसे ज्यादा है, तो आप हमें भी सिखा सकते हैं। तो हमको कंटिन्यूअसली लर्नर बनते रहना पड़ेगा, जो भी हमको सीखने मिल रहा है हमको बस सीखते रहना है। कोलैबोरेटिव, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। कोलैबोरेशन टू हमारे कलीग्स, जो भी हमारे टीचर्स हैं, फॉर एग्जांपल कोई इंग्लिश के टीचर है, बहुत ही अच्छी वे में पढ़ाते हैं, या फिर उनका कोई अलग स्ट्रेटेजी है, हमको अच्छा लगा है, तो हम अपने सब्जेक्ट में उसको हेल्प ले सकते हैं कि मैम आप मुझे हेल्प करिए। बहुत सारे टीचर्स अलग अलग मेथड्स अगर यूज करते हैं तो वो हमें पता चला है, तो उनसे हम ये सीख सकते हैं। तो कोलैबोरेशन भी हमको करना पड़ेगा कलीग से, जो भी हमारा मैनेजमेंट है उनसे, कि हम ये करें नहीं करें, इसको इस वे में करना है। जहाँ पे हमको लगता है कोई आइडिया आया है हमारे दिमाग में, क्रिएटिव है, हम दूसरे टीचर्स के साथ शेयर करें। नए टीचर्स है, उनके पास अगर कोई आइडिया है तो उनसे सीखे। तो ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है कोलैबोरेशन करना। ब्लॉगर, आप लोग ब्लॉग लिखना तो नहीं पर ब्लॉग पढ़ सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लिखना है तो आप लिख भी सकते हैं ऑन एजुकेशन, ऑन योर सब्जेक्ट रिलेवेंट, ऑन योर एक्सपीरियंसेस। तो इससे क्या है, हमारा खुद का भी बहुत ज्यादा नॉलेज इम्प्रूव होता है और हमें कुछ नया सीखने को मिलता है, ये भी हम कर सकते हैं। देन लर्नर सेंट्रिक क्लासरूम, ये सबसे बड़ा जरूरी है फैसिलिटेशन की। अगर हम बात करें तो हमारे सेंटर में हमारे बच्चे होने चाहिए, ना कि कोई सब्जेक्ट या सिलेबस। तो स्टूडेंट सेंटर्ड क्लासरूम हमें क्रिएट करना पड़ेगा, हमारे बच्चों के हिसाब से हमको उनको पढ़ाना पड़ेगा, तभी जाके हम जो सारी प्रॉब्लम्स है उसको ओवरकम कर सकते हैं और उनको बेटर वे में अंडरस्टैंड करा सकते हैं। और एज अ टीचर सब लोग जानते हैं कि आपके ऊपर तो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, टीचर्स के लिए तो बहुत कुछ कहा गया है और बहुत सारे लोगों को सब पता है कि टीचर एक बच्चे का फ्यूचर शेप करते हैं। तो एज अ फैसिलिटेटर, एज अ टीचर हमको लर्नर सेंट्रिक क्लासरूम्स बनाने पड़ेंगे, जो हमारी 21st सेंचुरी की सबसे बड़ी नीड है। और जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें भी इसी के बारे में आई थिंक मेनली बात की गई है। इनोवेटिव होना पड़ेगा, छोटी छोटी चीजें करनी पड़ेगी जो टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, पर हम करेंगे तो उसका हमको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। और धीरे धीरे हम फिर थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड टीचिंग मेथड्स है
स्ट्रेटजीज है उसके ऊपर भी जा सकते हैं, पर एक छोटी सी शुरुआत करनी पड़ेगी कि हम कहाँ पे कुछ इनोवेटिव ला सके, कोई इनोवेटिव मेथड हमारी अपनी खुद की इम्प्लीमेंट कर सके। इसमें यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई पूछना है, आप पूछ सकते हैं डेफिनेटली। नेहा, यस सर। वो खाली 5 मिनट ले लो। Have students explain what they learn to do someone who doesn't know the material। मतलब अगर हमको जानना है कि बच्चे ने अंडरस्टैंड किया या नहीं किया, तो हम एक काम कर सकते हैं डेफिनेटली कि जो भी बच्चे हैं वो लर्न उनका हुआ है या नहीं, उनको एक्सप्लेन करने के लिए बोले कि चलो हमने ये टॉपिक पढ़ाया है, आपको ये समझ में आया कि नहीं, है ना। तो ये हम कर सकते हैं ताकि हमको बच्चे का अंडरस्टैंडिंग पता चले, वेदर इट कैन बी इन अ ग्रुप और इंडिविजुअली भी हम बता सकते हैं कि आपको क्या अंडरस्टैंड हुआ। कोई भी एक्सपेरिमेंट या कोई भी जो भी टॉपिक आपने ऐसे ही एक्सप्लेन किया है उससे भी, तो हमको बच्चे की अंडरस्टैंडिंग का पता चलेगा उससे। ऑनगोइंग प्रोफेशनल ट्रेनिंग, जैसे कि अभी सर ने अपने थॉट्स शेयर किए हमारे कि हमारा क्या मोटो है, हम कोई फॉर्मेलिटी के लिए कर नहीं रहे हैं ट्रेनिंग, आप हमको ये आप इम्प्लीमेंट करेंगे अपने क्लासरूम में और आपका जो भी बेनिफिट होगा, तो हमको सबसे ज्यादा खुशी होगी इस चीज की कि बच्चों को नया नया कुछ मिल रहा है, टीचर्स और बच्चों के रिलेशनशिप्स इंप्रूव हो रहे हैं, आपको जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उसमें आपको सॉल्यूशन मिल रहा है, तो हमको सबसे ज्यादा खुशी होगी इस चीज की। तो ऐसी कोई भी बहुत सारी ट्रेनिंग्स होती है, वेबिनार्स होते हैं, आप डेफिनेटली उसको अटेंड कीजिए, हमारा नॉलेज ही उससे अपग्रेड होगा, एनहांस होगा। तो ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारे सेल्फ के लिए भी हम काम करें, अपने आप पर थोड़ा टाइम निकालें, जबकि मुझे मालूम है आप लोगों का बहुत ही ज्यादा बिजी शेड्यूल है अभी आजकल, पर आप थोड़ा कहीं पे भी टाइम निकाल सकते हैं, तो अपने आप पे भी हमको ऐसी ट्रेनिंग्स या वेबिनार्स अटेंड करते रहना चाहिए, हम भी करते हैं। फाइंड इंटरेस्टिंग मटेरियल एंड यूज डिफरेंट टेक्निक्स, इसकी बात हमने की है आई थिंक। बी फ्लेक्सिबल एंड क्रिएटिव अबाउट कंटेंट एंड करिकुलम, हमारा करिकुलम फिक्स है, पर हमको जो सब्जेक्ट दिए गए हैं या जो भी हमारे पास टॉपिक्स है उसमें हम क्या इनोवेटिव कर सकते हैं, वहां पे हम फ्लेक्सिबल हो सकते हैं या नहीं, ये हमें करना है। सो रिस्पेक्ट एंड लव बहुत ज्यादा जरूरी है, बच्चों को हमारे क्लासरूम में या फिर अभी ऑनलाइन है तो उनको लगे कि हम रिस्पेक्टेड हैं, बच्चों से हम प्यार करते हैं, इन दैट सेंस कि उनको वो ट्रस्ट बिल्ड हो हमारे ऊपर। और जैसे कि सर ने अभी एग्जांपल दिया कि बोरिंग सब्जेक्ट को भी इजी वे में कैसे एक्सप्लेन करना है, वो अगर कोई टीचर कर लेते हैं तो उनके बच्चे उनको बहुत ज्यादा याद रखते हैं, उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तो जहाँ पे पॉसिबल है वहाँ पे हमको ये रियलाइजेशन कराना है बच्चों को कि हम उनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, और वो ट्रस्ट हमें बच्चों के साथ मेंटेन करना है। कैचिंग अप विथ स्टूडेंट्स प्रायर नॉलेज, बच्चों का प्रायर नॉलेज हमको कैच करते रहना है, जब भी हमको चांस मिले तब, जब भी टाइम मिले तब, कि कहाँ पे बच्चे ने जो हमें सिखाया है हमने वो उन्होंने सीखा कि नहीं, उनको समझ में आया कि नहीं, फिर हमें आगे बढ़ना है। थोड़ा थोड़ा हम बीच में असेसमेंट कर सकते हैं, इवेल्युएशन कर सकते हैं बच्चों का, जो भी छोटा सा वे है, फॉर्मल वे से नहीं, कोई पेपर टेस्ट लेके करने से बेटर है आप उनको क्वेश्चन आंसर करें, उनको कोई क्विज दे दे या फिर उनको कोई वर्कशीट फिलअप कराने के लिए दे दे, तो हमको वो पता चल जाएगा कि बच्चों का प्रायर नॉलेज आगे का क्या है और आगे हमें क्या कराना चाहिए। और आपके लिए ये बहुत सारे टेक अवे है हमारा, एक छोटा सा कि खान एकेडमी है, सबको मालूम होगा, मे भी अगर किसी ने नाम सुना है तो, वहाँ पे टीचर्स को बहुत ही ज्यादा अच्छे रिसोर्सेज मिलते हैं रिलेटेड टू सब्जेक्ट, सारे स्टैंडर्ड वाइज है, मैथ्स के हैं, बहुत सारे हैं, तो आप अगर उसमें रजिस्टर कराएंगे तो आप वहाँ के जो भी कंटेंट है, वर्कशीट है, वो यूज कर सकते हैं। फिर हेमा फाउंडेशन है जो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन पे फोकस करते हैं, तो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन के लिए उनके पास बहुत सारे वीडियोस है, डिफरेंट उनका कैसे कंडक्ट करनी चाहिए वो इंफॉर्मेशन देते हैं, उनके वेबिनार्स होते हैं, तो ये भी आप देख सकते हैं। ये बहुत सारे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है जो स्पेशली एजुकेशन पे काम कर रहे हैं। देन एड हेल्पर है,
तो www.edhelper.com भी है, ये वेबसाइट भी है। अगर आपको ये सारे याद नहीं रहेंगे तो कोई बात नहीं, आप मोबाइल में अगर यूज कर रहे हैं तो आप अपना स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और अदरवाइज मैंने ऑलरेडी आपको ये मॉड्यूल शेयर किया है तो आपके पास व्हाट्सएप में भी है। तो ये सारी वेबसाइट पे जाके भी आपको एज ए टीचर अगर कोई हेल्प चाहिए है तो आपको वो डेफिनेटली मिल सकता है। तो जो भी है, वर्कशीट है, क्विज है, पजल्स है, जो भी आइडियाज और इनोवेटिव हमने बात की है इंटरेक्टिव सेशन करने के लिए, तो ये सारी वेबसाइट्स है जहाँ से आप डेफिनेटली उसको देख सकते हैं। विल जस्ट इन यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा थॉट है, ये कौन है, आई थिंक आप सब पहचानते हैं। यहाँ पे लिखा है, इट इज द सुप्रीम आर्ट ऑफ टीचर टू अवेकन जॉय इन क्रिएटिव एक्सप्रेशन एंड नॉलेज। तो एजुकेशन आगे जैसे कोई टीचर ने भी आंसर किया था कि जॉयफुल लर्निंग एक्सपीरियंस होना चाहिए बच्चों का, क्रिएटिव एक्सप्रेशन उनके बढ़े, उनका नॉलेज बढ़े, ये हमारा काम है। और टीचर एक आर्टिस्ट है जो बच्चे के फ्यूचर को पूरा, हम बोलते हैं ना पेंटिंग करते हैं, वैसे पूरा वो शेप देता है, उसको कलर्स फिल करता है। हमारा रोल बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम सब के ऊपर, और आई थिंक आप सब ये बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं। तो आगे के दिनों में जो भी हमारे टॉपिक्स होंगे, जो भी डिस्कशन होगा, उसमें आप नया नया जो भी सीखेंगे डेफिनेटली अपने क्लासरूम में इम्प्लीमेंट कीजिएगा। और जो भी बच्चे हैं उनको जो क्रिएटिव वे में और जॉयफुल वे में लर्निंग होना चाहिए वो होगा, तो हमको सबसे ज्यादा उससे खुशी होगी।